प्यारे दोस्तों को आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपनी 6th क्लास की पॉलिटी का 7 चैप्टर कवर अप करेंगे। ठीक है भाई। तो भाई इसमें ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका भाई कैसे कैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं भाई। कुछों के पास भाई ज़्यादा खेती होती है, कुछ उन खेतों में मजदूरी का काम करते हैं, कुछ अपनी भी मछली पकड़ी के आजीविका चलाते हैं। इस टाइप से जैसे जैसे गांव में भाई लोग गुजर बसर करते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। पहले पार्ट में हमने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं का नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्र में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधों पर कैसे असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें जिस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है भाई। कोई मजदूरी करके चलाता, कोई भाई अपने पशुओं को पाल कर या कोई खेती वगैरह करके। ठीक है। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं। चलो भाई देखते हैं भाई इस चैप्टर को। तो अपना ये जो पहला है कलपट्टू गांव के बारे में बताया। ठीक है। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है, क्योंकि भाई उसमें हर प्रकार का, जैसे मिस्त्री है, चाय वाला या सब्जी वाला, हर एक चीज़ की उसके अंदर दुकान है। ठीक है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें मिलेंगी, जैसे भाई चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की हैं। 4 दुकानें चाय की हैं, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। ठीक है। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा बोड़ा व मसूर पाव मिलता है। चाय की दुकान के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। भाई ज़्यादातर उधर धान की खेती होती है। ठीक है। ज़्यादातर परिवार खेतों के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ठीक है। चलो भाई अब तुलसी के बारे में पढ़ते हैं। भैया क्या क्या काम करते हैं, किस टाइम जाते हैं, इसको कितने पैसे मिलते हैं, कैसे वो अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। ठीक है। हम सब यहाँ रामलिंगन की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेती में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगन की पत्नी कुरुथमा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबाए रखने में तकलीफ होती है। रामलिंगन एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी वह यह आशा करते हैं कि रामलिंगन को भी जब भी काम की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले इन्हीं को बुलाएगा। ठीक है। आगे भाई मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेती में कीड़ों की दवाई छिड़कता है।
जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर तथा नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। तो भाई ये देखा हुआ जैसे धान के लिए भाई जून में बीड़ा बनाना है, ठीक है, जुलाई और अगस्त में रोपाई है भाई, सितंबर और अक्टूबर में निराई है और नवंबर और दिसंबर में फिर उसकी कटाई हो जाती है, ठीक है। चलिए भाई अभी आगे। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने इसके इलाज के लिए रामलिंगन से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी, ठीक है। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाके में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में भी जाता है, ठीक है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में यह काम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि जीवन बसर का ही है, ठीक है भाई। खाना पकाने के लिए लकड़ी लेके आना भाई, अपने पानी वगैरह लेके आना, अपने जो पशु हैं उनको चरा के लेके आना, यही भाई मेन कार्य होते हैं गाँव में, ठीक है। वे मजदूरों से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। ये पूछ लिया जाता है भाई, ठीक है, कि कितने जो प्रतिशत हैं वो खेतिहर मजदूर हैं, 40%। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है, ठीक है। शेखर, हमें यह दान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूं, ठीक है। ऐसे भी चलता था भाई कि आप हमारा काम करवा दीजिए और हम आपका काम करवा देंगे, ठीक है, जब आपकी फसल आएगी। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देते हैं। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। इसलिए जो भी व्यापारी होते हैं दो पैसे कम भी चीज़ में खरीदते हैं अपने, ठीक है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा कि जिन किसानों ने उधार लिया वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेंगे। इनमें से कुछ मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, ठीक है। फिर भाई बाकी के टाइम वो क्या करते हैं, बाकी टाइम वे मजदूरी करते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्च के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है, ठीक है। और क्या भाई, कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज ले लेते हैं। अक्सर ये पैसे बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है, ठीक है, आपको पता होगा भाई इन सभी के बारे में। तो ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार चुका नहीं पाता। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है, ठीक है। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है किसान कितना भी कमा ले वह नहीं चुका पाता, ठीक है। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या कर ली। ये ब्याज भी चला हुआ है, क्योंकि भाई वो मोटे दर पर ब्याज ले लेते हैं और फिर उनसे वो चुका नहीं पाते।
तो उन पर फिर दबाव बनता, तो उसके बाद वो ज़्यादातर आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता भी जो इसमें किसान है मेन, वो रामलिंगन और कुरुथमा उसकी जमीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ठीक है, भारत के खेतियार मजदूर और किसान, ठीक है, जो जिनके पास थोड़ी खेती या है ही नहीं। ठीक है, कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतियार मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगन जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतियार मजदूरों के हैं। ये पूछ लिया जाता है भाई। ठीक है, आपको निष्कर्ष टाइप में भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतियार मजदूरों के हैं। ऐसा सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, शेखर जैसे छोटे किसान को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटा पड़ता। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। यही पूछा जाता है। भारत में केवल 20% किसान ही रामलिंगन जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है भाई, जो 80% हो तो छोटे हैं। ठीक है, क्या था भाई आगे भाई। ऐसा किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाना, सूद पर मतलब ब्याज पर पैसे देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। ठीक है, हमने कलपट्टू में होने वाले खेतों के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशु आदि पर भी निर्भर रहते हैं। ठीक है भाई, जो खेतों से होता है उन पर उनका भाई 7-8 महीने तक काम चलता है। उसके बाद उनको भी मजदूरी वगैरह जंगल पर भी निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गाँव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बिनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाके में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और परिवल के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने और एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। यह परिवार कलपट्टू के पास दुप्पू पेट नाम के गांव में रहते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं कौन से समुदाय के। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती, ये भी पूछा जाता है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती, यहाँ यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। ठीक है, निष्कर्ष टाइप में पूछ लिया जाता है आपसे। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के, ये पूछा जाता है भाई। ठीक है, वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाई जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, अब ये आपको जो एक समुद्र तटीय गांव के बारे में उसके बारे में पढ़ना। अरुणा और परिवलन, पदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामेरिन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पक्तियाँ दिखाई देती हैं। भाई ये पूछ लिया जाता है भाई कैटामेरिन क्या होती हैं। मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव। ठीक है, सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा-गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामेरिन मछली पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, मेरे पति प्रिवेलन मेरा
मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटेंगे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामैरन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई हैं उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी हैं, बाकी मैं नीलामी कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बंटता भाई। जो 3 तो वो जो मछलियाँ पकड़ने जाते हैं उनके, और एक जो नाव है उनके, ठीक है। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होता है, ठीक है। चूँकि जाल कैटामैरन और इसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पाते हैं, ठीक है। नीलामी में जो औरत यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम में को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि वह मछली प्रजनन का समय होता है, ठीक है। इन महीनों में हम व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसे व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। ये भी देख लीजिए, अब ये नीलामी कर रहे हैं मछलियों की जो समुद्र टाइप। फिर आता ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन। क्या क्या साधन है? ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुनाई, निराई और कटाई। फसल अच्छी ही हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरी समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनके समस्याओं में काफ़ी लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरी के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं, ठीक है भाई, जिसे निर्वाह कृषि, ये वाणिज्य कृषि बोलते हैं, ठीक है। अपना कुछ तो भाई अपनी आजीविका के लिए करते हैं और कुछ भाई बाजार के लिए, उनको सेलिंग के लिए करते हैं खेती, ठीक है। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनें, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता, ठीक है भाई। इस चैप्टर में आपके 2 ही इम्पोर्टेंट हैं, ये भाई मैं आपको बता देता हूँ। एक तो भाई जो कैटरामैन और जो मछली पकड़ने का जाल उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है भाई। फिर दूसरा आपको नागालैंड के बारे में पूछा जाता है, भाई वहाँ कौन सा चखेसांग समुदाय है, भाई किस टाइप की उधर खेती होती है, ठीक है। चलो भाई, आपका जो ये चैप्टर है 7th ये भी कंप्लीट हो गया। कल हम अपना 8th और लास्ट चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम 7th की पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। ओके, धन्यवाद।